बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हमारा CMA की क्लास का लेक्चर नंबर 7 और चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ CMA। हमने लास्ट लेक्चर में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जिनमें एक था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और फिर बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम चीज़ जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के तकरीबन हर सवाल में बिहेवियर ऑफ कॉस्ट की अगर आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग है तो इंशाल्लाह उस क्वेश्चन के अंदर आने वाले जो टेक्निकल एरियाज़ हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। फिर उसको आगे प्रोसीड करना टॉपिक के एतबार से आसान हो जाएगा। इसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, किया आप लोगों ने? अच्छा जी, ज़रा हम देख लेते हैं कि वो होमवर्क क्या है। आप लोगों ने किया अपने रजिस्टर्स पे? चेक कर सकता हूँ मैं? वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, मैं ज़रा आपके सामने, चूँकि पहली दफ़ा काम दिया तो उसको मैं सॉल्व करता हूँ। आप देखिए कि आपका आंसर उससे मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने दिया था ना। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, company incurs following cost at various level of activity level units 5,000, 7,500 and 10,000. Total cost rupees 250,000, 325,000, 400,000. Using high-low method, what is the variable cost per unit? तो तरीका हमारा ये था कि हाई एक्टिविटी, लो एक्टिविटी, इसके यूनिट्स और इसकी कॉस्ट वो हम यहाँ पर लिख लें। हाई एक्टिविटी कितनी है? 10,000 यूनिट्स, नहीं यूनिट्स 10,000 यूनिट्स और कॉस्ट इसकी 400,000, और लो की एक्टिविटी 5,000 और कॉस्ट 250,000। तो हमने कहा इसमें आप चेंज देख लीजिए, चेंज उसकी जो है वो कितनी है? 5,000 यूनिट्स और 150,000 इसकी कॉस्ट है। फिर यहाँ से आपका रेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये आएगा चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी, तो इट कम्स टू बी ₹30 पर यूनिट। ठीक, और यहाँ से ये आंसर इसका हो गया बी। अगर यहाँ से हम, यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे होगी? फिक्स कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। टोटल कॉस्ट किसी भी एक्टिविटी लेवल पर, टोटल कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी पे ले लीजिए, हाई या वॉल्यूम लिख लीजिए 10,000 यूनिट्स। कितनी है? 400,000। इसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, कितनी आएगी? 10,000 इंटू 30 कितनी आ गई? 300,000। इज इट 300,000? तो ये माइनस कर दें तो जो आपका बैलेंस आएगा वो क्या आएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट रिगार्डलेस ऑफ एक्टिविटी लेवल होती है। इसमें एक्टिविटी लेवल कोई भी हो, फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम। यही हमने पढ़ा था, यही आंसर है। कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैं छोड़ता हूँ क्योंकि उसमें एक थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है, वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 उसने कहा, फ्लावर PLC इज ए कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
Cost incurred at 3 different production levels are given below. Production makeup kits 22,000, cost 240,000, 26,000 units kits or cost 270,000, 30,000 पे cost 300,000. Find out fixed and variable cost per makeup kit using high low. तो high low को अगर हम यूज करें, high और low, किट्स आपकी हाई पे कितनी है हाई पे किट्स 300,000. अच्छा, यूनिट्स है आपकी 30,000 और इसकी कॉस्ट है 300,000 और लो पे किट्स हैं आपकी 22,000 और कॉस्ट है 240,000. डिफरेंस कितना है 8,000 और 60,000. ठीक, रेट आप वेरिएबल का ले लीजिए, वेरिएबल पर यूनिट 60,000 डिवाइडेड बाय 8,000 तो आंसर इज ₹7.5 पर यूनिट. ठीक, फिक्स कॉस्ट हम अगर यहां से निकालें, फिक्स कॉस्ट किसी भी एक्टिविटी लेवल से 30,000 यूनिट्स पर आपने कहा टोटल कॉस्ट 30,000 पे रुपीस 300,000. इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 30,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 कितना आया 225,000. बैलेंस कितना आया 75,000. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक हो गई जी बात. ये तो आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई हाई लो मेथड की. तो हमने पहले भी कहा था मेनली कॉस्ट बिहेवियर्स के एतबार से आपकी कॉस्ट दो ही तरह की है, एक है वेरिएबल और एक है फिक्स. वेरिएबल के दो फीचर्स थे, कौन कौन से? पहला, जरा लाउडली बोलें, पहला फीचर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक, और चेंज में रिजल्ट इन इंक्रीज और इट में रिजल्ट इन डिक्रीज. अच्छा, इसी तरह फिक्स कॉस्ट के भी दो बिहेवियर थे. इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम एंड पर यूनिट वेरिएबल फिक्स कॉस्ट इट डिक्रीजेस with the increase in production and increases with the decrease in production, and the rate of increase and decrease is not directly proportionate. हाँ, एक तो इनवर्स भी है और इनडायरेक्ट भी है. इनवर्स तो हो गया ना उलट, और डायरेक्ट है जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा 10,000 है तो 20,000 की कॉस्ट हो जाएगी, 20,000 है तो 40,000 की कॉस्ट हो जाएगी. यानी प्रोपोर्शन रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी. यानी प्रोपोर्शन बिटवीन एक्टिविटी एंड कॉस्ट इट डज नॉट चेंज एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी. प्रोपोर्शन सेम रहती है. ठीक, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर ना प्रोपोर्शन वेरी करती है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं वेरी करती. कि यानी अगर हम कहें कि 1 और 10 की निस्बत है तो चाहे 1000 यूनिट्स बना लें तो 1 और 10 की निस्बत ही आएगी. वो फिर वो डायरेक्ट नहीं होगी, वेरिएशन ज़रूर करेगी, लेकिन ये 1 और 10 पे नहीं कभी करेगी. मिसाल के तौर पे फिक्स कॉस्ट जो है वो आप अगर चेंज करें तो डबल प्रोडक्शन पे और होगी, ट्रिपल प्रोडक्शन पे और होगी, तो पर यूनिट और कम होती चली जाएगी. लेकिन डायरेक्ट में नहीं होगी, वो इनडायरेक्ट होगी. वो बहुत सारे सवाल आएंगे. अच्छा जी, ये हमने इस चैप्टर में एक आपका टॉपिक रह गया है, एक हेडिंग रह गया है. वो कौन सा भला? स्टेप कॉस्ट. अच्छा जी, ये मिटा दूं? ये हम कॉस्ट बिहेवियर्स में पढ़ रहे हैं, और कॉस्ट बिहेवियर्स में हमने कहा
मेनली कॉस्ट की टाइप दो ही हैं, एक वेरिएबल है, एक फिक्स है। चाहे वो सेमी वेरिएबल में चले जाएं तो फिर भी वेरिएबल और फिक्स ही का कंपोनेंट रहेगा, चाहे वो स्टेप में चले जाएं तो कॉस्टें मेनली दो ही रहेंगी। इनके आगे से कॉम्बिनेशन और मिक्स जो है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। अच्छा, स्टेप कॉस्ट क्या होती है? स्टेप कॉस्ट ये होती है विच रिमेन्स फिक्स्ड अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये एक खास हद तक फिक्स रहेगी, फिर जैसे ही एक्टिविटी एक्सीड्स दैट लेवल, उससे बढ़ जाएगी एक्टिविटी, तो फिर ये एकदम स्टेप लेगी, जंप करेगी और ये कॉस्ट आपकी इंक्रीज कर जाएगी। मिसाल के तौर पे देखिए, हमारे यहाँ तो चलो ये बिल्डिंग है ना, आप लोगों ने मुगल आजम शादी हाल देखा हुआ है, वो आगे बरकत मार्केट के साथ, उसके साथ एक बड़ी बिल्डिंग है ऑप्शन, ठीक, उसमें ऊपर सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर ना रूम्स अवेलेबल हैं। आप एक रूम ले लें, आप दो रूम ले लें, आप तीन रूम ले लें, चार रूम ले लें, अक्सर 8-10 रूम उनके खाली रहते हैं। वहाँ पर एक कमरे के अंदर 20 एक स्टूडेंट्स की गुंजाइश है। तो मिसाल के तौर पे एक टीचर पढ़ाना चाहता है, वो कहता है कोई कॉलेज, चलो कोई छोटा कॉलेज उधर चला गया, तो उन्होंने कहा अभी एक टीचर हमारे पास अवेलेबल है। अब वो वहाँ पर मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे? 20। अच्छा, 1 से लेके 20 तक आपको एक ही कमरे का किराया देना पड़ेगा। 1 से लेके 20 तक आपको एक ही कमरे का किराया देना पड़ेगा। अब जैसे ही आप 21वां स्टूडेंट कैटर करना चाहेंगे तो एकदम कॉस्ट आपकी जंप करेगी, वो डबल हो जाएगी, या जितना भी कमरा आप छोटे साइज का लें बड़ा करेंगे, लेकिन कॉस्ट जंप लेगी। फिर से आपने 10 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का कमरा लिया, तो वो फिर 20 से लेके 30 तक वो सेम रहेगी। फिर आपको मजीद ज़रूरत पड़ी, आपने कहा एक और कमरा ले लो भाई, 20 का एक और कमरा ले लो। फिर वो जैसे ही वो नेक्स्ट स्टूडेंट पे जाएगी एकदम फिर जंप करेगी, जंप करके फिर अप टू अ सर्टेन लेवल वो सेम रहेगी। उसका ग्राफ यूं बनेगा तकरीबन कि अप टू अ सर्टेन लेवल, जीरो पे भी शुरू करें, जैसे मैंने कहा रूम रेंट है, तो कोई स्टूडेंट ना भी हो तो फिर भी से आपको 20,000 पर रूम आपको पे करना पड़ेगा। अब अप टू अ सर्टेन लेवल हमने कहा जी 20 स्टूडेंट की कैपेसिटी है तो एक ही कमरा बहुत है, लेकिन जैसे ही आप 21वें पे जाएंगे ये 21वें पे जंप कर जाएगी, इतनी से 30,000 40,000 जितनी भी होगी ये उतनी जंप। फिर अप टू अ सर्टेन लेवल इट विल रिमेन सेम। फिर जब आप उस लेवल को एक्सीड करेंगे तो फिर एकदम और जंप आएगा, ठीक, फिर वो एक सर्टेन लेवल तक आपका सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड स्टेप कॉस्ट। बात समझ आई? इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, मैंने आपको ज़रा सिंपल करके समझाई। ये यहाँ से हमारे पास पेज नंबर 11 के ऊपर स्टेप कॉस्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं। डेप्रिसिएशन ऑन कंपनी ओन्ड व्हीकल्स। ओन्ड व्हीकल्स के ऊपर ही डेप्रिसिएशन होती है, रेंट के ऊपर तो डेप्रिसिएशन नहीं होती, क्योंकि व्हीकल्स रेंट पे भी ली जा सकती हैं, ओन्ड भी हो सकती हैं, तो ओन्ड की बात हो रही है। If the company operates a fleet of vehicles, 4-5 गाड़ियां उनके पास फ्लीट है, of vehicles to reduce the delivery time, the depreciation cost on the vehicle will set up each time the number of vehicle increases। जैसे मिसाल के तौर पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक व्हीकल ली, उसमें मैक्सिमम लोड आपसे, मैं एसी की बात कर रहा हूँ, जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो 50 एसी हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद एसी जो है वो मार्केट में आपकी डिमांड ज़्यादा हो गई, आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक गाड़ी की और ज़रूरत पड़ गई, तो जैसे ही वो उस लिमिट को टच की, अब मज़ीद आपने एक गाड़ी ली तो डेप्रिसिएशन ऐड हो गई। अब वो अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ फर्दर एसीज वो फिक्स रहेगी। तो जैसे ही आप उस हद तक पहुंचेंगे फिर उसकी कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाएगी, फिर आप उससे मज़ीद जाना चाहेंगे तो फिर एक और व्हीकल लेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन उसमें मज़ीद ऐड हो जाएगी। तो ये पैटर्न होगा कि अगर आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और आपको उस कैपेसिटी से ज़्यादा कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो फिर आपको फिक्स कॉस्ट में एक जंप देना पड़ेगा, एक एडिशन देना पड़ेगा, और वो प्रोपोर्शनेट टू यूनिट्स नहीं होगा कि 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, वो एक सर्टेन लेवल ऑफ कैपेसिटी के लिए होगा
उस लेवल ऑफ कैपेसिटी में जितना भी आप वेरी करेंगे वो फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, तो उसकी एक सर्टेन रेंज होगी। जैसे एक रेंज है ना, इसमें अब यहाँ पर भी जाएंगे तो फिर भी कॉस्ट इतनी, यहाँ पर जाएं फिर भी कॉस्ट इतनी, इधर जाएं इधर, अनटिल और अनलेस आप यहाँ पे चले जाएं तो फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो ये पर यूनिट नहीं है, ये पर लेवल है। एक लेवल ऑफ एक्टिविटी होगा, उस लेवल पे जाके ये कॉस्ट जो है वो फिर जंप करेगी स्ट्रेट। यहां पर इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है, या आप यूं रिवर्स ऑर्डर में चले जाए ना, आपने 3 गाड़ियां ली थी, अब 2 कर लें से आपकी जो है वो डिमांड कम होगी, तो वो फिर रिवर्स ऑर्डर में मूव होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हो गया आपका रेंट कॉस्ट एक्स्ट्रा स्टोरेज। रेंट ऑफ वेयर हाउस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट है, अ फिक्स्ड नहीं है, जरा इसको आप करेक्ट कर लीजिए, इज अ फिक्स्ड कॉस्ट as long as the storage does not exceeds the capacity of warehouse। स्टूडेंट्स की जगह आप यूनिट्स रख लीजिए कि आपने एक कमरा लिया, उसमें 20 यूनिट्स आप रख सकते हैं, फिर अगर आपने 21वां यूनिट प्लेस करना है तो फिर एक और कमरा लेना पड़ेगा, 21 से लेके 40 तक फिर आपकी कॉस्ट उतनी रहेगी, फिर अगर आप 40 से एक्सीड करना चाहते हैं तो फिर आपको एक और कमरा लेना पड़ेगा, स्टोरेज या वेयर हाउस, ये उसकी उसने बात की है। वंस वॉल्यूम इंक्रीजेज बियॉन्ड दिस लिमिट a new warehouse is rented and rent cost step up। ठीक होगी बात, मिसालें भी समझ में आ गई। अब इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है असल में हाई लो मेथड में, वो है क्वेश्चन नंबर 4। हाई लो मेथड देखें, मेनली हाई लो मेथड यूज होता है कि आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलहदा अलहदा कर ले, इसलिए यूज होता है ना। अच्छा, एक है सेमी वेरिएबल, कि वो आपने एक फिक्स कॉस्ट कंसीडर कर लिया, आपको सेमी वेरिएबल का ग्राफ पता होगा कि ये फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम रिगार्डलेस ऑफ एक्टिविटी लेवल। जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो उसका एक लाइन लॉसेस हैं, लाइन रेंट है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। और फिर जो वेरिएबल कॉस्ट है ये पर यूनिट चलती है, ठीक, वो वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली चलेगी तो इधर से, और जो आपका ग्राफ शुरू होगा वो 0 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 0 के ऊपर आपकी फिक्स कॉस्ट होगी, फिर आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। तो ये आपका सेमी वेरिएबल का ग्राफ था, ठीक। ये स्टेप का ग्राफ है ऊपर, दोनों के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट भी है, लेकिन बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है, सही है। इसको सेमी वेरिएबल कहते हैं, उसको सेमी फिक्स कहते हैं, कि इसमें फिक्स चेंज होती रहती है, फिक्स चेंज होती रहती है। इसमें वेरिएबल ऑब्वियसली वो तो चेंज होगी, लेकिन फ्रॉम द स्टार्ट आपको ऊपर से फिक्स को कंसीडर करते हुए चलना पड़ेगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी सेमी फिक्स उसको या स्टेप कॉस्ट का ये क्वेश्चन है असल में। इसमें और दूसरे क्वेश्चंस में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि सेमी वेरिएबल के अंदर फिक्स कॉस्ट बस एक ही लेवल पे होती है बिटवीन सर्टेन यूनिट से, आप ये कहें 0 से लेके 10,000 यूनिट्स तक, एक ही उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी हम डिफाइन कर लेते हैं, उसमें आप फिक्स कॉस्ट को इनकर करते चले जाते हैं, ठीक। जैसे हमने कहा, हमने ये कैंपस लिया तो हमने इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी फिक्स कर दी कि इसमें हम 10-15 क्लासरूम तक पढ़ा सकते हैं। अब जब इसी कैंपस में रहेंगे तो वो ये वाली बात आ गई कि पर क्लासरूम टीचर की कॉस्ट तो वेरिएबल हो जाएगी, पर क्लासरूम टीचर की कॉस्ट तो वेरिएबल हो जाएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारे 1 से लेकर 15 तक, इससे बड़ा हम डबल कैंपस हम लेना ही नहीं चाहते, हम बस इतनी ही कैपेसिटी पे पढ़ाना चाहते हैं। एक तो ये मैंने मिसाल दी, यहाँ पर मैंने मिसाल दी, ये नहीं कि मैंने कैंपस लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने मिसाल दी वो ऑप्शन का जो वो स्काई राइज है उसके अंदर हमने कहा एक एक रूम लेना है, वो रूम अपनी कैपेसिटी के एतबार से लेना है, तो वो एग्जांपल बन गई किसकी? वो बन गई स्टेप कॉस्ट की। अगर आपने पूरी बिल्डिंग लेके पहले से अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी डिफाइन कर दी तो उसमें फिक्स कॉस्ट ने स्टार्टअप नहीं लेना। ये नहीं होगा कि इतने स्टूडेंट है एक और बिल्डिंग ले लो, फिर एक हद तक चलाओ, फिर दूसरी बिल्डिंग ले लो, फिर तीसरी, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक। तो वो रूम्स के केस में, हालांकि दोनों केसेस में रेंट ऑफ बिल्डिंग ही पे हो रहा है, लेकिन इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हमने पहले ही डिफाइन कर ली, उसकी कैपेसिटी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आके चेंज होती रहेगी, लिहाजा फिक्स कॉस्ट भी अप टू अ सर्टेन लेवल फिक्स रहेगी, फिर उसके बाद वो जंप लेगी और वो एक स्टेयर बन जाएगी,
ठीक होगी बात। अब ये सवाल इसका है, जो होगा ना सेमी वेरिएबल का क्वेश्चन, जिसमें कि आपकी वेरिएबल भी होगी, फिक्स होगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट के अंदर लेवल नहीं आएंगे, जंप्स नहीं आएंगे, डिफरेंसेस नहीं आएंगे। वो एक ही दफा ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, बाकी वेरिएबल का रेट निकल आएगा। तो किसी भी प्रोडक्शन लेवल के साथ आप वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट में से उसको माइनस कर देंगे, तो आपकी एक ही फिक्स कॉस्ट रहेगी जो चेंज नहीं होनी। इसमें फिक्स कॉस्ट सेमी वेरिएबल के अंदर चेंज नहीं होती, एक ही आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, बस, नो स्टेप्स, नो स्टेप्स। जबकि वो जो सवाल होगा उसकी नोयत बताएगी, उसका डेटा बताएगा, उसकी इंफॉर्मेशन बताएगी कि इसमें फिक्स कॉस्ट ने कैपेसिटी लेवल के एतबार से वेरी करना है। फिक्स कॉस्ट जनरली वेरी नहीं होती, लेकिन जब इस किस्म की नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो कि इसमें अप टू अ सर्टेन लेवल आपकी फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, और जैसे ही वो लेवल एक्सीड कर जाए तो फिर फिक्स कॉस्ट चेंज होगी स्टेप्स की सूरत में। तो लिहाजा फिर क्वेश्चन का डेटा और इंफॉर्मेशन थोड़ी आपको डिफरेंट नजर आएगी, उसमें वर्किंग भी डिफरेंट होगी। तो हाई लो मेथड के एप्लीकेशन सेमी वेरिएबल में, अभी हमने ये दोनों क्वेश्चंस किए, ये सेमी वेरिएबल थे। कैसे हमें पता चला? इसमें फिक्स कॉस्ट कैपेसिटी लेवल से रिगार्डलेस थी, जितनी मर्जी कैपेसिटी लेवल ले जाओ वो चेंज नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट सेम रहनी है। लेकिन अगर किसी सवाल में वो आपको बताए कि जैसे ही आप एक खास एक्टिविटी लेवल पे पहुंचोगे तो फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगी, तो वो फिक्स कॉस्ट जहां पर खास एक्टिविटी पे चेंज होगी तो वो सवाल स्टेप का बनेगा। लेकिन इसमें भी दोनों ही वेरिएबल और फिक्स कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे। ठीक है जी। अब ये जो सवाल है, अब इसकी हम प्रैक्टिकली मतलब ये डेमोन्स्ट्रेशन भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हाई लो का सवाल जरूर है, लेकिन ये स्टेप कॉस्ट का सवाल है। तो हाई लो की ट्रीटमेंट सेमी वेरिएबल में और होगी, और हाई लो की ट्रीटमेंट स्टेप कॉस्ट में और होगी। लेकिन आपको सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि ये सेमी वेरिएबल है या स्टेप है। तो इसका मेजर इंडिकेटर क्या होगा? वेरिएशन इन फिक्स कॉस्ट, कि जब सेमी वेरिएबल की आएगी तो उसमें फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम फॉर ऑल एक्टिविटी लेवल्स, नो डिफरेंस। ओके। लेकिन जब कहीं वो कह दे कि फिक्स कॉस्ट कहीं चेंज भी होती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर हो गया। तो हमने कहा हाँ, फिक्स कॉस्ट जहां चेंज होती है ना, तो उसको हम स्टेप कॉस्ट कहते हैं। तो जब आप सवाल पढ़ेंगे आपको चेंज इन फिक्स कॉस्ट कहीं नजर आ जाए ना, तो आपने कहना हाई लो तो अप्लाई होगा, लेकिन हाई लो थोड़ा सा मॉडरेट करके अप्लाई होगा, और वो स्टेप कॉस्ट की तर्ज पे आएगा, वो सेमी वेरिएबल पे नहीं आएगा। ठीक है। अब हम जरा सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इत्तेहाद लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट for winter 20X7. Production was 10,000 units with the total cost of 150,000. For the next year, the budget is prepared for 15,000 units with a total cost of 220,000. Okay. The production capacity is 12,000 units per annum. If company exceeds its limit, इट्स फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बस 20,000। अब फिक्स कॉस्ट इंक्रीज कर गई, जनरली ये नहीं होता था। अब उसने एक लिमिट दे दी ना कि भाई 10,000 यूनिट की कॉस्ट ये है, बजट आपने किया 15,000 का, लेकिन आपकी कैपेसिटी 12,000 है। तो जब आप 12,000 पे जाएंगे तो फिर आपको फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये इंफॉर्मेशन जैसे ही आई कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो हमारे सामने जो कॉस्ट आई वो कौन सी आई? स्टेप कॉस्ट। अब इसमें से भी वेरिएबल और फिक्स के पोर्शन को हम अलहदा करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडरेशन हो जाएगी, वो हम देखते हैं। लीजिए जनाब, मेथड कौन सा? हाई लो मेथड, थोड़ी सी मॉडरेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, हाई लो यूनिट्स
एंड रुपीज। अब इसमें एक चेंज आपको करनी है, उसको स्टार के साथ हम एलैबोरेट कर देंगे। हाई लो में क्या, एक हाई एक लो, ऐसे ही है। हाई कितने यूनिट्स हैं जी, 15,000। इसकी उसने कॉस्ट कितनी कही है, मैं थोड़ा सा आगे लिख रहा हूं क्योंकि इसी में चेंज होगी, मैं जरा ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कितनी, 220,000। ये लीजिए। लो पे आइए, 10,000। कॉस्ट कितनी, 150,000। अच्छा अब देखिए, हम हाई लो मेथड को थोड़ा मॉडरेट कर रहे हैं। उसने ये कहा, इधर साथ ग्राफ भी बना लेंगे हम। उसने ये कहा कि ये यूनिट्स हैं और ये आपकी कॉस्ट है रुपीस में। उसने कहा से आपके टोटल यूनिट्स आप बना रहे हो 15,000, हम यूं जरा इसको कर लेते हैं, ये 5,000, ये 10,000 और ये 15,000। ठीक, इधर जो हमारी कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट भी लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी लिखेंगे, टोटल का भी हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए जी, इधर आए जरा। अब आपको ये नजर आ रहा है कि ये यूनिट है 15,000, उसकी कॉस्ट है 220। इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल है ना, ये टोटल कॉस्ट है ना, फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल है। अच्छा, वो कह रहा है कि जैसे ही आप ये 12,000 यूनिट के ऊपर पहुंचे ना, से समवेयर हेयर 12,000 पे, ये मैं इसको दूसरे मार्कर से कर देता हूं। अब 12,000 पे जैसे ही पहुंचे 12,000 पर, तो फिक्स कॉस्ट ने यहां पे आके जंप लेना है, 20,000 का जंप लेना है, यही बात है ना। तो 20,000 का वो जंप लेगी। अब आगे जितनी भी उसने अगली लिमिट नहीं बताई, 15,000 भी 12 के बाद ही आता है ना। तो अब जो फिक्स कॉस्ट होगी, वो जो 10,000 में हमने कहा था फिक्स कॉस्ट, और हमने पहले वाले जो दोनों सवाल किए उसमें एक दफा फिक्स कॉस्ट निकल आई, तो उसने ऐसे ही चलना है थ्रू आउट, किसी एक्टिविटी लेवल पे उसने चेंज नहीं होना, कोई स्टेप नहीं लेना। यहां पर आप 10 से 12 पे गए तो 12 से ऊपर गए तो एकदम स्टेप आना है, 20,000 का स्टेप आ जाना है, फिर वो 15,000 तक वो उसी तरह रहनी है। इसका मतलब है वो फिक्स कॉस्ट जो 10,000 यूनिट में थी, वो 15,000 यूनिट में ऐसे नहीं होगी। वो जैसे ही 12 पे जाएगी ना, तो वो 20,000 बढ़ जाएगी, वो 20,000 बढ़ जाएगी, फिर वो आगे 15, 16, 17, 18, वो 20 आगे बढ़ती चली जाएगी, यानी स्टेप आना है इसमें। तो अब हम ये कहते हैं, इन ऑर्डर टू नो द चेंज, असल में ये सारी वर्किंग हम किस लिए कर रहे हैं, चेंज। और चेंज कौन सी हम ढूंढना चाहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वो चेंज नहीं जो फिक्स की वजह से है, यहां पर फिक्स की वजह से भी चेंज आएगी। हम यहां पर अल्टीमेटली हमने ये कैलकुलेशंस की, हमने ये रेट पर वेरिएबल यूनिट लिया, ये जो रेट था, ये जो हमने निकाला, ये वेरिएबल की वजह से चेंज है। अब इस कॉस्ट में जो चेंज है, इसमें और इसमें जो फर्क है 1.5 और 2, 20 में, ये खाली वेरिएबल कॉस्ट की वजह से नहीं है, इसमें एक स्टेप इंक्लूड हो गया है और वो फिक्स कॉस्ट की चेंज है। अच्छा, कैलकुलेट हमने करनी है चेंज विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां पर जो चेंज है 150 से वो 220 में गई, इसमें चेंज फिर फिक्स की वजह से भी है। बात समझ आई, वेरिएबल की वजह से तो है ही है, लेकिन कुछ फिक्स की वजह से भी है। रेट हमने मालूम करना है वेरिएबल का, तो इसका मतलब है उसमें जो फिक्स की वजह से चेंज है वो उधर ही माइनस कर दो, ताकि वो जो प्योरली रेट आए, वो रेट आए वो सिर्फ वेरिएबल का हो, उसमें फिक्स वाला कोई मामला ना हो। फिर रेट वेरिएबल का आ जाएगा, फिर हम फिक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा था, इसमें कितना फिक्स का एलिमेंट है, 20,000। जैसे ही 12,000 पे आप पहुंचते हैं, वो कहते हैं फिक्स कॉस्ट 20,000 से बढ़ जाती है, फिर आगे वो उसी तरह रहती है। तो अब मैं उसको माइनस करके लिख रहा हूं, कितना लिखूं, 200,000। यहां पर एक स्टार लगा के बेशक देखें, 20,000 is change due to change in fixed cost.
सो इट इज इग्नोर्ड, इसमें से हमने इग्नोर कर दिया या डिक्रीज्ड। जी सर अगर यहाँ हमने फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालनी होगी तब भी 20,000 को लेस करेंगे। यहां से हाई लो मेथड से वेरिएबल का रेट निकलता है, इससे हाई लो मेथड से फिक्स का रेट निकलना ही नहीं है। ये मेथड ही एक्सक्लूसिवली एस्टैब्लिश फॉर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक होगी जी बात। तो अब जो इस ये कॉस्ट आई, इसमें जितना भी चेंज होगा वो वेरिएबल फैक्टर की वजह से होगा, वो फिक्स की वजह से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फिक्स का जो चेंज है वो हमने माइनस कर दिया, फिक्स का जो चेंज है वो माइनस कर दिया। अब जितना भी इसमें चेंज रह गया, फिक्स कॉस्ट भी इसमें शामिल है लेकिन वो चेंज नहीं है। इस टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट शामिल है ना, 2 लाख में भी फिक्स कॉस्ट शामिल है, 150 में भी फिक्स कॉस्ट शामिल है, लेकिन ये वो है जो फिक्स है, जो चेंज नहीं हो रही। इसमें जो फिक्स कॉस्ट ना दोनों में, वो फिक्स ही है, वो चेंज नहीं हो रही। जो चेंज हो रही थी 20, वो हमने निकाल दी। इसका मतलब इन दोनों कॉस्टों में जो चेंज रह गई वो वेरिएबल फैक्टर की वजह से रह गई, वो फिक्स फैक्टर की वजह से नहीं है। और रेट हमने निकालना है वेरिएबल का। ये पॉइंट समझ में आया है? अब हम निकालते हैं यहां से, ये चेंज कितनी है 5000 और ये कितनी है 50,000। तो रेट ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये आ गया 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000। तो रेट है आपका ₹10 पर यूनिट। अच्छा, हम इससे आगे चलते हैं जरा। यहां मैं ग्राफ भी इसके साथ ही समझाऊंगा। अब जरा फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, हम अगर यहीं से फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहें, फिक्स कॉस्ट किसी एक्टिविटी लेवल पे ले लीजिए, ऐड से 10,000 यूनिट्स पे ले लीजिए, तो टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट 150,000 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 comes to 100,000. Fixed cost total, fixed cost is 50,000, is it? 50,000। इसको जरा मजीद चेक कर लें। अब मैं इसको देखता हूं कैपेसिटी लेवल, फिक्स कॉस्ट एट 15,000 यूनिट्स, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है भाई? अभी हम पूरी शामिल कर लेते हैं ना, देखते हैं जरा क्या फर्क पड़ता है। इज ₹20,000 वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 15,000 इंटू 10, ये कितनी हो गई 150,000। बाकी ये क्या बची 70,000। क्या टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ये अब देखिए रूटीन फिक्स कॉस्ट कितनी थी आपकी 50,000, लेकिन जैसे ही इसने 12,000 के यूनिट को टच किया और उससे ऊपर गई तो फिर 20 एक्सीड हो गई। लिहाजा अब ऑनवर्ड्स 12,000 से ऑनवर्ड्स, मैं यहां पर 12,000 भी लिखता ना तो फिर उसमें 20 का एलिमेंट आ जाना था। तो 12,000 से ऑनवर्ड जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो कितनी होगी 70,000। तो 20,000 का फर्क है, देख लीजिए। और 20,000 उसने हमें क्वेश्चन में बताया, स्टेप लिया भाई 20,000 का, क्योंकि आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी के ऊपर ये प्रोडक्शन हो रही है। अब हम इसको जरा, ये मैं ग्राफ बनाता हूं। मैंने ये कहा
कि फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली। यहां पर मैं कॉस्ट लिख देता हूं, यहां पर हम कॉस्ट लिखते हैं 50,000, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बढ़ा देता हूं, 2,20,000 एंड सो ऑन। ठीक, ये यूनिट्स ऑफ कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट उसने कहा 5,000 यूनिट हमने कैलकुलेट कर ली, 50,000 थी, 50,000 थी। ये 50,000 ऐसे ही चलता रहा, 10,000 पे भी 50 रहा। जैसे ही ये 12 पे आया तो इसने 20,000 का जंप लिया, तकरीबन समवेयर हेयर 70,000, यही मान रही है ना, तकरीबन 70,000। तो ये यहां से ये मैं ये अब ये कॉस्ट आपकी यहां पे जंप लेगी, इस कॉस्ट ने जंप लिया तो यहां से 70,000। अब ये आगे 12 से 15 तक भी 70,000। अगर हमें वो एक और लेवल दे देता तो हम उसको भी कंसिडर कर लेते। तो स्टेप्स बन गए। तो ये आपकी स्टेप कॉस्ट की आपको एक ग्राफ नजर आ रही है। ठीक, अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? जरा जल्दी बोलो, आज रोजा है मुझे पता है, लेकिन रोजे में भी स्पार्क रहना चाहिए। हाँ जी, ₹10। तो ये तो जीरो से शुरू होता है ना ग्राफ, कि अगर नई प्रोडक्शन करेंगे तो जीरो, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेबल कॉस्ट है, तो ये कंट्रोलेबल है भाई। आप प्रोडक्शन कम करोगे कम हो जाएगी, नहीं करोगे तो जीरो हो जाएगी। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अच्छा, 5,000 यूनिट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? ये फिक्स कॉस्ट का कर्व है, ये फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। 5,000 यूनिट्स पे कितनी है? 50,000। ये पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट। अच्छा, 10,000 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 1,00,000। ये तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा। 15,000 यूनिट्स पे कितनी होगी? 150, 10 रुपए पर यूनिट है। ये 15,000 यूनिट्स, तो ये तकरीबन, अब एग्जैक्ट तो बिल्कुल ड्राइंग आपको पता मुश्किल है। ये जो कर्व बना, ये जो ग्राफ बना, ये बना टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, अब जो आपका टोटल कॉस्ट का कर्व बनेगा वो कहां से शुरू होगा? वो शुरू होगा यहां से, क्योंकि 50,000 तो आपकी कॉस्ट इन एनी केस है, 0 यूनिट पे भी है, फिक्स कॉस्ट है ना, तो 0 यूनिट पर भी फिक्स कॉस्ट आपकी 50,000 है। यू कांट अवॉइड इट, इट इज अनअवॉइडेबल, इट इज अनकंट्रोलेबल। ये कंट्रोलेबल नहीं है, यहां पे ये अवॉइडेबल नहीं है। तो 0 पर भी 50,000 है। ठीक, इसका मतलब है टोटल कॉस्ट अगर कुछ भी ना करो तो 50,000 तो है। वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाएगी, लेकिन फिक्स्ड एलिमेंट की वजह से आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो शुरू ही 50,000 से होनी है। डू यू एग्री? वेरिएबल कॉस्ट शुरू 0 से होनी है, लेकिन फिक्स कॉस्ट चूंकि शामिल है, ये 0 पे भी 50 है। जब आप टोटल कॉस्ट करेंगे जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों होंगी, तो फिर उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 50,000 कॉस्ट से होगा, 0 यूनिट से होगा। यूनिट 0 और कॉस्ट 50, यानी इट मींस कि टोटल कॉस्ट का कर्व मुझे यहां से लेना पड़ेगा। एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट आप लोगों के सामने है। 10,000 यूनिट पे कितनी है? 150,000। दिस इज हियर, इज इट सो? नीला कर लेते हैं जनाब इसको। ये हो गया टोटल कॉस्ट। नजर आ रहा है कि 10,000 यूनिट पे टोटल कॉस्ट 150। दूसरी उसने हमें दी हुई है 15,000 यूनिट्स पे, एक्चुअली 220। 15,000 यूनिट्स पर, ये अगर आप 15,000 है तो
20। ठीक, ये अब यहां से टोटल कॉस्ट का कर्व यहां से उठेगा, ये यहां से। उधर लाइन मेरी सीधी नहीं होती, अगर सीधी होती तो मैं इंजीनियर होता, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट की लकीरें ठीक नहीं होती, हाथ की लकीरें वैसे ठीक होती हैं। क्योंकि हाथ में जरा पैसा आता है ना, इंजीनियर से बहुत अच्छी लकीर जो है हमारी वो हाथ की होती है अल्लाह के फजल से। इसमें नोट नजर आता है, अक्सर खुजली होती रहती है, खुजली हाथ पे, हाथ कहीं और नहीं सोचना। Is it okay? Is there a line due to certain factors, inherent limitations? So it is not so straight as it should be. लेकिन you can have an idea of it. आपको ये पता चल गया कि फिक्स जो है, एक तो ये स्टेप में गई, फिक्स स्टेप में गई, 5000 यूनिट, 10,000 यूनिट, 12,000 यूनिट तक फिक्स 50,000 पे रही। जैसे ही आप 12 से ऊपर गए तो 12 के ऊपर ही फिक्स कॉस्ट 70 पे चली गई। अब फिर 15,000 यूनिट तक उसने कहा वो 70 ही रही, मजीद उसमें कोई जंप नहीं आया। हमने फिक्स का भी कर्व बना लिया। फिर हमने कहा कि अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट लें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर ये है, अवॉइडेबल है कि इफ यू डोंट प्रोड्यूस एट 0 यूनिट इट इज 0, एंड इफ यू कीप ऑन प्रोड्यूसिंग देन इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो हमने कहा ये हमने उसके पॉइंट्स भी बना लिए, या हमारे पास कॉस्ट थी, हमने डेटा से पॉइंट्स बनाए हैं, तो फिर हमने उनको ज्वाइन किया तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बन गया। फिर हमने कहा टोटल कॉस्ट का कर्व बनाए, तो टोटल कॉस्ट का कर्व 0 यूनिट के ऊपर 50,000 से शुरू होगा क्योंकि फिक्स एलिमेंट मौजूद है। ठीक, और फिर हमने 15,000 यूनिट और 2,20,000 हमने इनको ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट। ये टोटल फिक्स कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये टोटल कॉस्ट। ग्राफ समझ में आ गया? उम्मीद है इस सवाल की हेल्प से आपको और कॉन्सेप्ट्स बेहतर हुए होंगे। ये इसलिए मैंने किया। ये स्टेप यहां शो हो रहा है, फिक्स कॉस्ट अप टू सर्टेन लेवल। सर्टेन लेवल कौन सा? 12,000 तक रिमेन सेम, लेकिन व्हेन इट एक्सीड्स और रीचेस 12,000 देन 20,000 इंक्रीज स्टार्ट्स। तो ये हमने ये 20,000 इंक्रीज, ये देखें ये 70 के ऊपर है, ये 70 के ऊपर है, 20,000 का तो एकदम जंप आया स्ट्रेट। ये स्टेयर बनी, ये स्टेप बना, स्टेप ठीक हो गई। फिर 15,000 तक इट विल रिमेन सेम, जितनी हमारी कैपेसिटी है मैक्सिमम इट विल रिमेन सेम। इज इट क्लियर जी? अगर आपको ये सवाल समझ में आ गए हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि आपको कॉस्ट का इंतहाई अहम एरिया समझ में आ गया है। कॉस्ट के बिहेवियर्स वेरिएबल के एतबार से, फिक्स के एतबार से डिफरेंट होते हैं, और जब ये और डिफरेंट मोड्स में जाती है, इसके 2 मोड्स और हैं, सेमी वेरिएबल, जिसमें ये जहन में रखेगा कि फिक्स कॉस्ट फॉर ऑल कैपेसिटी लेवल रिमेन सेम। सेमी वेरिएबल का फीचर क्या? कि फिक्स कॉस्ट फॉर ऑल कैपेसिटी लेवल्स रिमेन सेम, लेकिन फॉर मल्टीपल कैपेसिटी लेवल्स फिक्स कॉस्ट चेंजेस इन स्टेप्स। फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है स्टेप में, जैसे कि ये उसका एक बड़ा अच्छा सवाल है। 5 नंबर तक का ये सवाल आ सकता है। ये सवाल आया और उसके साथ अगर उसने ग्राफ भी मांग लिया तो फिर ये शायद 7 नंबर का भी हो जाए, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि इस कॉन्सेप्ट ने आपके सेमी वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को भी और ब्राइट कर दिया। डू यू एग्री विद दिस? फाइन। किस किस को सही समझ आ गई? रेज योर हैंड्स। अगर कोई रिपीट करना चाहता है, बेटे आपको समझ आई? अगर कोई रिपीट करवाना चाहता है मुझसे सवाल करे, आई वुड लाइक टू रिपीट इट। जी प्लीज, पूरा सवाल। ये स्टेप शुरू में किधर? हाँ देखिए, हमने असल में मालूम ये करना, हाई लो मेथड की हमने जो पहले स्टडी की है वो ये है कि हाई लो मेथड का मकसद वेरिएबल के रेट को मालूम करना है, यानी कॉस्ट के अंदर चेंज जो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आए उसके रेट को मालूम करना है। ठीक, तो ये जो 220,000 है ना, इसमें और 150,000 में आपको चेंज तो नजर आ रही है। अगर ये सारी फिक्स कॉस्ट होती तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चेंज होता। इस पे भी 150 होती, इस पे भी 150 होती। अच्छा, अगर ये वेरिएबल होती तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में बढ़ रही होती,
से ये 10,000 पे 1.5 है तो 15,000 के ऊपर आपको एक 75 या जितनी भी नजर आती, जो भी उसका परसेंटेज आपका रेट निकलेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नजर आती। इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट वेरिएबल भी नहीं है और फिक्स भी नहीं है, तो ये तो हो गई सेमी वेरिएबल। लेकिन यहां पर एक फड्डा ये आया कि उसने कहा इसमें फिक्स भी वेरी हो रही है, और जब आप 12,000 यूनिट्स पर जाते हैं तो 20,000 से कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है। अब हमने कहा इसमें और इसमें जो चेंज है ना वो 70,000 की है, जिसमें उसने कहा 20,000 चेंज फिक्स कॉस्ट की चेंज है, जिसमें उसने कहा 20,000 की चेंज फिक्स कॉस्ट की चेंज है। हाई लो मेथड के अंदर फिक्स कॉस्ट की चेंज को एड्रेस नहीं किया जाता। हाई लो के अंदर फिक्स कॉस्ट की चेंज को इग्नोर किया जाएगा, उसको माइनस किया जाएगा। तो चेंज 70 की है, जिसमें उसने कहा 20,000 की चेंज वेरिएबल फैक्टर की वजह से नहीं है, 20,000 की चेंज फिक्स फैक्टर की वजह से है। तो मैंने कैलकुलेट करना है चेंज का रेट जो वेरिएबल की वजह से हो। तो इस वजह से जो 20,000 की चेंज इसमें है वो मैंने माइनस करके लिखी। अब ये वो कॉस्ट है जो इसमें चेंज आपको जो नजर आएगा वो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की वजह से नजर आएगा, फिक्स की वजह से नहीं नजर आएगा, बस इसलिए माइनस किया। ठीक, फिर इससे वेरिएबल का रेट निकला है सोन। असल में वो वेरिएबल का आंसर सेम आ सकता है, लेकिन अब मेरे ख्याल में आपकी अंडरस्टैंडिंग शायद बेहतर हो गई होगी। कॉस्ट का सवाल देखें, ये स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं होता। मैंने आपको कहा था कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर वो काउंटिंग वाले स्टैंडर्ड नहीं चलते कि सबका एक ही तरीका होगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट इसको डिफरेंट अप्रोच से कर रहा हो, लेकिन आंसर उसका भी सही निकल सकता है। सो देयर कैन बी नंबर ऑफ अप्रोचेस, लेकिन बहरहाल अंडरस्टैंडिंग अब आपकी खासी क्लियर हो गई होगी सेमी वेरिएबल स्टेप के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ जी 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 एग्जैक्टली। फिर 2 लेवल की फिक्स कॉस्ट माइनस करनी थी, फिर हर लेवल पे फिक्स कॉस्ट का एक जंप पड़ना था। यानी आपको अब 2 जंप नजर आने थे, तो 2 फिक्स कॉस्ट आपको कैलकुलेट मजीद करनी पड़ी। आसान है, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो और इंशाल्लाह। अभी इस लेवल पे मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता। वैसे भी मैं आपको बताऊं, आपको इंशाल्लाह पेपर्स में, पास पेपर में नज़र आ जाएगा, ये वाला स्टेप वाला काम भी बहुत कम उसने पेपर में पूछा हुआ है। एक आधी दफ़ा या शायद 2 दफ़ा 10-15 अटैम्प्टों में उसने स्टेप कॉस्ट के अंदर वेरिएबल और फिक्स को बहुत कम पूछा है। जहां पर भी सवाल आएगा वो सेमी वेरिएबल का आएगा। लेकिन अगर आपको ये स्टेप भी समझ में आ गया तो अब आने दो सवाल, कोई मसला नहीं। नहीं, सेमी वेरिएबल में फर्क ये है, ये इधर ही रहनी है। अगर ये सेमी वेरिएबल का सवाल होता ना तो ये 15,000 लेवल तक सेम 50,000 रहती, उसमें फर्क आना ही नहीं था। तो जब वो यहां पे 12,000 यूनिट पे स्टेप ले गई ना, तो वो फिर स्टेप कॉस्ट बन गई जी। अच्छा जी, एक मिनट। सर, जो स्टेप कॉस्ट आप कह रहे हैं, ये हमेशा फिक्स कॉस्ट के अंदर एक लेवल के बाद चेंज आएगा, ऐसा हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल तो चेंज होनी है, लेकिन वो भी स्टेप के बाद नहीं, जो स्टेप के बाद वेरी करे वो वेरिएबल नहीं है। स्टेप वेरिएबल हर यूनिट पे वेरी करेगी, वो अप टू अ सर्टेन लेवल सेम नहीं रहेगी। जब वो अप टू सर्टेन लेवल सेम रहेगी तो फिक्स के फीचर में चली जाएगी। वेरिएबल हर यूनिट के साथ चाहिए। जी मेरे चांद, क्या कह रहे हो? अल्लाह, रोजा रखा हुआ तूने, तुझे दूसरों का एहसास क्यों नहीं? मैं फिर कर देता हूं। अच्छा जी, देखिए ग्राफ आपका बना, इधर यूनिट्स, इधर आपकी कॉस्ट, रुपीज से मुराद है कॉस्ट। हमने कहा ग्राफ बनाने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स चाहिए ना, यूनिट्स चाहिए। हमने कहा से 5,000 गिवन नहीं है, हमने खुद से सपोज किया कि इधर 0 यूनिट, इधर 1,000, 2,000, 3,000, मैंने मोटे मोटे पॉइंट 5,000, 10,000, 15,000 यूनिट्स इधर ले लिए। कॉस्ट हमने इधर ले ली, कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में ना, उसने कॉस्ट दी हुई है 1.5 लाख है, 2 लाख है। हमने थोड़े से स्लैब्स बना लिए ताकि वो पॉइंट्स को, डॉट्स को मिलाएं। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2,20,000। फिर हमने कहा ये कैलकुलेशन की मदद से ये ग्राफ बना है। ठीक, आपने कहा 1 यूनिट के ऊपर जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो 10 रुपये है, तो 0 के ऊपर 0 है वेरिएबल कॉस्ट। जब अब 5,000 के ऊपर आए
तो ये 10 रुपए के एतबार से वेरिएबल कॉस्ट 50,000 होनी चाहिए। जब अब 10,000 यूनिट्स के ऊपर आए तो ये 10 रुपए के एतबार से 10,000 होनी चाहिए। जब अब 15,000 यूनिट के ऊपर आए तो ये 1.5 लाख होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट्स मिल गए, ये 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स, ये और ये, इसको हमने ज्वाइन किया आपस में, तो ये वेरिएबल का कर्व बन गया। फिर हमने क्वेश्चन से फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर ली थी। हमने कहा था 12,000 तक वो कितनी रहेगी, 50,000। हमने कहा जी ये 50 से शुरू हुए, 12 तक जाएंगे, ये 12 पे गए, ये 50 ही रही। फिर उसने कहा 20,000 का जंप आता है, हमने 12 के ऊपर जंप दिया, उसको 20,000 और ऐड किए, तो ये 70 हो गई। ये वाला एक पॉइंट आ गया। अब हमने स्टेप कॉस्ट को, ये डॉटेड इसलिए कि ये मेनली रिक्वायर्ड नहीं होती, ये स्टेप कॉस्ट बन गई। फिर ये 15,000 तक सेम ही रहेगी। ये टोटल वेरिएबल बन गया, ये फिक्स बन गया, टोटल फिक्स। तो हमने कहा टोटल कॉस्ट का कर्व स्टार्ट होगा 0 से 50,000 पे। वेरिएबल 0 पे 0 रहती है, लेकिन चूंकि इसमें फिक्स एलिमेंट भी है, टोटल कॉस्ट है ना, तो टोटल कॉस्ट 0 ही से आपकी 50,000 से शुरू होगी, ये टोटल कॉस्ट। फिर इसमें पर यूनिट उसने हमें कॉस्ट बता दी हुई है, टोटल कॉस्ट बता दी हुई है कि यहाँ पे 150,000 है, तो ये 150,000 कितने यूनिट पे था, 10,000 यूनिट पे, ये एक पॉइंट बन गया। फिर उसने हमें 1.5 लाख 15,000 यूनिट की कॉस्ट बता दी है, तो हम 15,000 यूनिट के ऊपर आए, तो वो कॉस्ट थी 220, वो हमने इनको ज्वाइन किया तो टोटल कॉस्ट बन गई। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी, पूरा चैप्टर इज ओवर, अल्हम्दुलिल्लाह। यू हैव 5 मिनट्स विद यू जी। एमसीक्यूज में 8। जी बेटा, व्हाट्स द कॉस्ट विच बिहेव्स लाइक ए वेरिएबल कॉस्ट बट विच चेंजेस डिस्प्रोपोर्शनेटली विद आउटपुट कॉल्ड सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जाएगी, डिस्प्रोपोर्शन में तो नहीं जाएगी। नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर, ये इसमें कर्व्स आ जाते हैं, इसको हम स्टेप फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं, सेमी वेरिएबल भी कॉस्ट। कर्व मैंने चेंज, जैसे इसमें चेंज आई ना, जैसे इसमें चेंज आई, तो वो एक आपको फिक्स कॉस्ट के अंदर भी, बल्कि हमने ये देखा था फिक्स कॉस्ट को भी हमने जब पर यूनिट किया था ना, तो आपको इस किस्म का कर्व मिला था, याद है। तो ये भी यहां पर कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर ये होती, अगर ये होती ना लीनियर तो ये कर्व आता। नॉन लीनियर ये थोड़ा सा कर्व खा के डाउन पे जा रही, तो कर्व है। तो इसमें ये एक बड़ी टर्म बोली जा रही है, इसमें फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी, इसमें स्टेप कॉस्ट भी आ जाएगी, इसमें सेमी वेरिएबल भी आ जाएगी। यानी जहां पर चेंज इन कॉस्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ना हो, तो वो फिर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के एतबार से भी कर्व पड़ता है उसमें। सेमी वेरिएबल में भी वो कर्व में जाती है, फिक्स में भी स्टेप कॉस्ट में भी वो चेंज होती है डिस्प्रोपोर्शनेटली। तो उन सब को मिला के उसका एक ही नाम है, वो ये है नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर। यानी लीनियर ना हो, डायरेक्ट रिलेशनशिप में ना हो, नॉन डायरेक्ट रिलेशनशिप और कर्वी लीनियर एक ही चीज़ है। तो ये असल में नॉन लीनियर या जो भी उसने कहा हुआ, ये फिक्स भी हो सकती है, ये सेमी वेरिएबल भी हो सकती है, ये स्टेप भी हो सकती है। तो इन सब का मजमुआ मिला के आंसर इज बी। आप जरा क्विक गो थ्रू कीजिए, 5 मिनट में आपको देता हूं। चैप्टर नंबर 1 गो थ्रू कीजिए, इसमें कोई बात पूछनी हो तो पूछिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, इसके अंदर स्टेप आ सकता है। देखिए ना, ये देखना एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कमीशन के बेस पे लगा हुआ है। अच्छा देखें आने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमने कहा जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उसमें हम चेंज सपोज ही नहीं करते। ये मैंने कहा था प्रीजम्पशन है, पहले से जम्पशन। जैसे हमने कहा कि सर जी अगर आप बल्क परचेज कर लें तो प्राइस जो है वो कम भी हो जाती है, चेंज आ जाएगी। और अगर आपको बहुत मार्केट बाज़ का शॉर्टेज हो जाए किसी चीज़ की, तो वो फिर इंक्रीज़ भी कर जाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ये बातें इनफैक्ट हैं कि ये कम या ज़्यादा हो सकती है।
लेकिन हमने हाँ एक्सेप्शन हमने इसमें ये पहले से सपोज कर लिया हुआ है जनरल फीचर कि ये चीज़ें आइसोलेट रखेंगे हम। वो तो सर डिस्काउंट वाली बात है, वो ठीक है सर। एक एक्सेप्शन अगर यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल कमीशन के बेस पर देखो, लेबर को रखा हुआ है, ऑनर ने उस लेबर को कहा कि अगर तुम मंथ के अंदर 10,000 प्रोडक्ट सेल करते हो ना, हाँ। तो तुम्हें 10 रुपये पर प्रोडक्ट कमीशन। बस लेकिन अगर तुमने 10,000 से ज़्यादा किया तो तुम्हें 12 रुपये पर प्रोडक्ट कमीशन। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो सेल्स कमीशन के एतबार से ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि उसमें फिर पर यूनिट आगे जाके यू स्टेप ले जाएगी, उस केस में स्टेप ले लें। कॉस्ट ना बड़ी मैं ब्रॉड माइंडेड है, कॉस्ट के अंदर अगर वेरिएशन हो ना तो ओपन हार्ट से एक्सेप्ट की जाती हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना उसमें थंब रूल होता है स्टैंडर्ड। हमने कहा आप ठीक कह रहे हैं लेकिन स्टैंडर्ड ये नहीं कहता। अब कॉस्ट के अंदर आपने जो मिसाल दी उसमें ये ठीक है जी। प्लीज गिव अ क्विक लुक टू योर चैप्टर सो दैट आई कैन आंसर एनी ऑफ योर क्वेरीज जी। सर यहाँ पे सर ये चेंज इन सेम डायरेक्शन लिखा होगा सर, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। चेंज इन सेम डायरेक्शन का मतलब ये है ना कि इंक्रीज हो सेमी वेरिएबल चेंज इन द सेम डायरेक्शन इन प्रोपोर्शन विद द चेंज, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपने 0 यूनिट प्रोड्यूस किया ना तो ये 0 हो जाएगी, जबकि सेमी वेरिएबल कभी 0 नहीं होती, उसमें फिक्स का एलिमेंट होता है जी। एग्जाम्पल नंबर 4, ये सवाल मैंने भी वैसे करवाया था। अच्छा एग्जाम्पल अच्छा जी। ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एट 3 levels of activity, 4 to 38, 6 to 54, 8 to 68. Variable cost per unit is constant within this activity range and setup cost of rupees 2,000 in total fixed cost when the activity level exceeds 5,000. ये बोली स्टेप वाली बात आ गई। What is the total cost at an activity level of 7,000 units? आंसर उसने नीचे दिया ही हुआ है। उसने कहा there is a step। अब ये असल में आपको पहले इसलिए नहीं समझ आई होगी कि वो स्टेप वाला मामला हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मैंने स्टेप कॉस्ट पढ़ाई नहीं थी। तो उसने कहा देयर इज अ स्टेप ऑफ 2000 व्हेन द एक्टिविटी एक्सीड्स 5000, हेंस टू कैलकुलेट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट वी हैव टू रिड्यूस दिस अमाउंट ऑफ स्टेप अप इन द कॉस्ट। आप देखो उधर ही हमने वो रिड्यूस की हुई, उसी पैटर्न पे चलें। दिस इज बिकॉज देयर आर स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट अकरिंग ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल and analysis assume that the total fixed cost remain the same through the activity period। पीरियड के अंदर सेम रहेगी, लेकिन जैसे ही वो ज़रा एक स्टेप डेफिनेटली उसमें ऐड होगा तो वो चेंज हो जाएगी। Hence by deducting this step up in the fixed cost we consider only pure increase in cost due to increase in variable। वही जो सारी मैंने बातें की हैं कि इसमें हम इसको डिडक्ट करेंगे, जैसे 20,000 डिडक्ट किया ना, उसको डिडक्ट करके खाली वो कॉस्ट लिखेंगे जिसमें चेंज वेरिएबल की वजह से होगा। तो ये वो सारी बातें वही कह रहा है। हाईएस्ट टोटल कॉस्ट आपको नज़र आ रही है 68,000, लेकिन इसमें फिक्स कॉस्ट 2,000 चेंज है, वो माइनस कर दिया। माइनस आपकी लोएस्ट एक्टिविटी पे 38,000, आगे 8,000, 4,000 सेम है, सेम बिल्कुल इसी क्वेश्चन का पैटर्न है। इज इट ओके जी? लास्ट पैरा नहीं समझ आया? अच्छा जी। अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट एट द एक्टिविटी लेवल ऑफ 4,000 यूनिट इज 38,000 माइनस 4 into 7, वो 28,000 माइनस हुआ तो 10,000। देयरफॉर द टोटल कॉस्ट एट एक्टिविटी लेवल ऑफ 7,000 यूनिट्स, ये उसने एक और व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 7,000, क्योंकि 7,000 ऊपर नहीं आया। 7,000 ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स, ये कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन आप समझ लीजिए 5 एक नंबर का ये सवाल है, कम से कम 5 एक नंबर का। उसने एक और एक्टिविटी लेवल का इस पे कॉस्ट ढूंढो, ठीक? ये कोई फार्मूला बनेगा ये सबको ऐड कर रहा है 10,000 20,000 सबको ऐड? नहीं, वो उसने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है प्लस फिक्स कॉस्ट है प्लस एडिशनल फिक्स कॉस्ट है। ये आप इसको यूं भी कर सकते हैं ना, वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी आएगी? वेरिएबल कॉस्ट 7,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद 7, 49,000 वो आ गया। फिर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, जो उसने ये कहा कि जब आप उसको ऊपर आपने कैलकुलेट कर ली थी जब, तो वो आपकी 10,000 आ गई। वो 10,000 के ऊपर अब जैसे ही आप आपकी एक्टिविटी लेवल जी एक्टिविटी लेवल 5,000 से एक्सीड कर रहा है। अगर ये 5,000 से बिलो होता से वो इस क्वेश्चन में कहता है 4,500 यूनिट्स, तो 4,500 यूनिट्स पर फिक्स कॉस्ट आपकी 10,000 ही रहनी थी, 2,000 ऐड ना करते।
इसमें उसने कहा है कि 7,000 यूनिट जो कि बहरहाल 5,000 यूनिट से ज़्यादा है, तो 5,000 यूनिट से ज़्यादा है तो फिर 2,000 ऐड करेंगे। अगर ये 5,000 यूनिट से कम होता है ना, वो कहता है अप टू 5,000, तो अब 4,999 यूनिट्स लेते हैं और उसमें वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, प्लस जो ऊपर 10,000 आपने फिक्स कॉस्ट डाली वो डाल देते हैं। जब अब 5 और उससे ऊपर जाएंगे तो 2 और ऐड कर देंगे। नाइस नाइस नाइस, इसका मतलब आपने पढ़ा है। सर यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट निकालते हो एग्जांपल 4 में हाँ जी, 2000 से 2 बार लेस नहीं करेंगे क्योंकि 3 एक्टिविटी लेवल्स हैं। नहीं, देखिए 5,000 को वो टच कर गया ना, अब 5,000 को टच कर दिया तो उसने कहा बस आगे जितना मर्जी प्रोड्यूस करो 2,000 ही फिक्स आएगा, एक ही स्टेप है, एक बार उसने लिखा ना, दिस इज एन स्टेप अप ऑफ 2,000 व्हेन द एक्टिविटी एक्सीड्स 5,000। 5,000 से ऊपर अब चाहे 50,000 पे चली जाए तो 2,000 ही आएगा। तो चूंकि सवाल आगे जो है वो है 7,000 के ऊपर, तो 7,000 5,000 से प्लस है, तो 5,000 तक की फिक्स कॉस्ट थी 10,000। अब जब 5,000 से एक यूनिट भी ऊपर अगर आपने कैलकुलेट किया ना, तो आपने 2,000 उसमें ऐड कर देना। सर आपने क्वेश्चन 4 में कहा था कि हर लेवल पे इंक्रीज आएगा, जो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट उन्होंने लिया। इस क्वेश्चन जी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन 4 भी डिजाइन ऐसा ही हुआ है। उन्होंने देखें आपका अभी ना सीएम में अब थोड़ा पहले से थोड़ा मॉडरेट हो गया है, थोड़ा इसका डिफिकल्टी लेवल कम हो गया है, तो उसने सिर्फ एक ही स्टेप दिया है। इस क्वेश्चन 4 में भी एक ही स्टेप आपका चेंज का आया है, 2 स्टेप्स नहीं आए। 2 स्टेप्स आपके लिए हैंडल कर रहे थोड़े से मुश्किल हैं, इसलिए उसने आपका जो टेस्टिंग लेवल 1 है ना, टेस्टिंग लेवल 1 के एतबार से आपका पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ। वो क्वेश्चन में उन्होंने अलग से बताया होगा। डेफिनेटली 2 लेवल्स बताए होंगे कि यहाँ तक जाएंगे तो फिर ये कॉस्ट, वहाँ पे जाएंगे तो वो बड़ा आसान है। हम 2 यूनिट्स लेके उसमें जब वो मैं बता दूंगा, वेरी सिंपल। यानी अगर हम ये कहें कि यहाँ पे वो कहे 6,000 तक 2,000 का इंक्रीज, 7,000 पे जाएं तो 3,000 का इंक्रीज और मजीद। अब हम 7,000 तक की जब पहले एक पैरेलल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर ली हमने, वो 2,000 भी निकाल दिया, 3,000 भी निकाल दिया। जरा जहन को अब हाजिर रखना है। आपने कहा कि 5,000 तक आपकी फिक्स कॉस्ट है 10,000, अगर आप ऊपर जाएंगे 6,000 तक तो 2,000 और ऐड कर दें, और अगर आप 6,000 से ऊपर जाएंगे तो 3,000 और ऐड कर दें, और आपका जो लेवल है वो 7-8,000 यूनिट का उसने दिया है। इसका मतलब है 2,000 का भी एक एडिशन शामिल है और 3,000 का भी एक एडिशन शामिल है। अब दोनों ही माइनस कर दें, हाईएस्ट टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दें। से यहाँ पर कोई तीसरा स्टेप, 2-3 स्टेप सब इसमें से माइनस कर दें, जितना एडिशनल फिक्स कॉस्ट है ना वो सब माइनस कर दें। ठीक, अब यहां पर सिर्फ चेंज तो होगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट की वजह से कोई चेंज नहीं हो रही। वेरिएबल कॉस्ट, वो वेरिएबल का रेट आ गया। यहां से आप एक बेस फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे। बेस फिक्स कॉस्ट आपकी से 10,000 है। जब आप वो कहेंगे 6,000 यूनिट तक टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो आप वेरिएबल 6,000 की लोगे, वो तो पर यूनिट सेम ही आएगी, और वो बेस फिक्स कॉस्ट 10,000 ले लोगे। फिर जो अगला 2,000 है वो उसमें और ऐड कर दोगे। वो अगर आपसे ये कहे 7,000 यूनिट की कैलकुलेट करो, तो वेरिएबल कॉस्ट तो 7,000 की पर यूनिट के एतबार से सेम ही रहनी है, बेस फिक्स कॉस्ट भी सेम रहनी है, वो भी 10,000। फिर वो जो अगली 6,000 यूनिट तक गए तो 2,000 और जमा हुआ, फिर 6,000 से 7,000 पे गए तो 3,000 और जमा हो गया। तो चाहे 10 एक्टिविटी लेवल दे दे, मेन चीज आपने जो कैलकुलेट करनी है ना हाई लो से, वो कैलकुलेट करनी है बेस वेरिएबल और बेस फिक्स। बात समझ में आ रही? बेस वेरिएबल और बेस फिक्स। वेरिएबल तो वो तो सबके साथ ही जितने मर्जी यूनिट्स हो जाएं, लेकिन बेस भी वही रहनी है। तो अब प्लस क्या होगा, जिस एक्टिविटी लेवल पे वो कह रहा है कॉस्ट बढ़ा दें, और आपको वो कहता है उस एक्टिविटी लेवल पे आप टोटल कॉस्ट मालूम करें, तो उस एक्टिविटी लेवल की फिक्स कॉस्ट बढ़ाते चले जाएं। मैं इसे 10 एक्टिविटी लेवल भी ले लूं तो हो जाएगा सवाल, 20 नंबर घर पे सवाल है। लेकिन आई कैप ऐसे सवाल पूछता नहीं है। वजह ये कि उसने आपका बेसिक नॉलेज चेक करना, उसको पता है कि ये स्टेप कॉस्ट आ जाए तो वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो 2 भी डाल दे, 3 भी डाल दे, कोई बहुत वेरिएशन नहीं है, तो वो नंबर नहीं ज़ाया करता, वो बच्चों को मुख्तलिफ एस्पेक्ट से टेस्ट करता है। तो लेकिन आ जाए बाय द वे, आर यू कंफर्टेबल, डू यू फील कि 3 एक्टिविटी लेवल आ गए, तो आपने एक वेरिएबल कॉस्ट मालूम करनी है और एक आपने बेस फिक्स मालूम करनी है। क्या मैंने कहा, दोहराओ मेरे साथ, ऊंची 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 सारे, ऊंची सारे। रोजे में इस वक्त भूख की वजह से शायद किसी को नींद भी आ रही हो, जरा ऊंची। हाँ जी, एक
बेस वेरिएबल का, ये पीछे से आवाज नहीं आ रही, मेरे मोहतरमीन जो हैं ये माशाल्लाह खासे मुस्तकिल मिजाज हैं। हाँ जी बोलें, एक बेस वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी चीज बेस फिक्स कॉस्ट। अब जितनी भी फिक्स कॉस्ट के लेवल उसने दिए हों वो टोटल कॉस्ट में से माइनस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 सब माइनस हो जाएंगे। ये बेस फिक्स कॉस्ट आ गई। अब किसी भी एक्टिविटी लेवल पे आपको टोटल कॉस्ट मालूम करनी है तो कैसे मालूम करोगे? टोटल बेस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल बेस फिक्स कॉस्ट प्लस हर एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट। सिंपल, इज इट सिंपल? फाइन, ओके, यू हैव 1-2 मिनट्स मोर। एक और गो थ्रू करो फिर मुझे बताओ। Question number 5. Example of stepped cost. Machine maintenance where beyond an output level and an additional machine is needed to produce more. यही है step cost. अच्छा, let me see. Telephone and electricity charges annual factory rent. देखें, फैक्ट्री का रेंट है। मैंने एक मिसाल दी थी ना, मैंने कहा हमने कॉलेज का रेंट दिया तो ये ऑल एक्टिविटी लेवल पे सेम। लेकिन अगर हमने किसी रूम का रेंट दिया, जैसे मैंने मिसाल दी थी, ऑप्शन पे चले जाएं, तो रूम का रेंट देना पड़ेगा। तो रूम का रेंट होगा तो वो स्टेप, पूरी फैक्ट्री का रेंट होगा तो फिर वो स्टेप नहीं। फिर से हमें करिए जी नहीं, वो अगर आप एनुअली लेना एनुअली तो पूरे साल का एक रहेगा। अगर आप कहें मल्टी ईयर्स, मैनी ईयर्स, तो मैनी ईयर में हो सकता है स्टेप आ जाए। लेकिन ये ज़्यादातर जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, एक बात ये ज़हन में रखना है, अच्छी बात की, ये शॉर्ट रन की कॉस्टिंग और मैनेजमेंट है, ये लॉन्ग रन की नहीं है। क्योंकि जहां पर लॉन्ग रन आएगा ना, लॉन्ग रन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा, सवाल पहचानने के एतबार से आपको कह रहा हूं, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन। लॉन्ग रन का सवाल इन्फ्लेशन के बगैर नहीं होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बगैर नहीं होगा। ये सारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट जो आपके लेवल पे पढ़ाया जा रहा है वो शॉर्ट रन का है, विद इन 1 ईयर। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं आएगी, इसमें इन्फ्लेशन फैक्टर नहीं आएगा। ये वाला अब आपका पोर्शन, ये अब पहले था ये, अब ये पोर्शन एमएफए में चला गया है। अब ये कॉस्ट में नहीं टच। लिहाजा सवाल उनका अच्छा है कि जब आप एनुअल रेंट इंक्रीज करते हो 10-12% के एतबार से, तो एक साल में दूसरे साल में जाएंगे तो फिर तो कॉस्ट इंक्रीज कर गई, लेकिन वो टाइम वैल्यू फैक्टर की वजह से इंक्रीज की है, कैपेसिटी की वजह से इंक्रीज नहीं की। यहां पर बात कैपेसिटी की है, वो टाइम फैक्टर है, इट इज समथिंग डिफरेंट। तो टाइम फैक्टर लॉन्ग टर्म के अंदर कंसीडर होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर कंसीडर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए, वेरी गुड एटीट्यूड। आई टेल यू कि आई रियली लाइक, लेट मी से आई लव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। इट्स अ श्योर इंडिकेशन दैट यू आर ग्रैबिंग समथिंग। ठीक है, जी। पाकिस्तान में बिजली की कॉस्ट को वेरिएबल फिक्स कहना ये बड़ा मुश्किल है, और इसको किसी नेचर में लेके जाना ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज इट्स टू कॉम्प्लेक्स। देखिए, स्टेप कॉस्ट जो होती है ना, स्टेप कॉस्ट वो किसी एक लेवल तक तो फिक्स रहती है ना। अगर ये सवाल है तो फिर सही बात है, अगर यही इलस्ट्रेशन है तो फिर ठीक है जी। असल में हर यूनिट के ऊपर ना पेट्रोल चार्जेस भी पड़ते हैं, हर यूनिट के ऊपर नीलम जलम भी पड़ता है, हर यूनिट के ऊपर टीवी भी पड़ता है, हर यूनिट को सेल टैक्स भी पड़ता है। मैं कम से कम 12 किस्म के टैक्सेस गिनवा सकता हूं जिनकी मुझे भी अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं, बिल में पड़े हुए हैं। हार्ड टू अंडरस्टैंड। लो जी, कोई और सवाल? श्योर। अभी मैंने आपकी तारीफ की है और अभी आपने ये साबित किया कि सर जी तारीफ बस ऐਵੇਂ किया आपने। जी, चैप्टर नंबर 1 इज फिनिश।
आज आपकी इंशाल्लाह किताब 3-4 बजे के करीब आ जाएगी, तो अब आप पूरी किताब ले लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बाकी की चीज़ें किताब से पढ़ाएंगे। बुक आ गई जनाब, आज उन्होंने कहा आपको पहुंच रही है बुक। जी ये पीछे से किसी मेरे दोस्त का हाथ खड़ा हुआ है यार, बोलो जी, थोड़ा ऊंची ऊंची बात करें। हाँ जी हाँ जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाई थी। अब यूट्यूब पे डिस्क्रिशनरी कॉस्ट भी आपकी अवॉइडेबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो आपके डिस्क्रिशन मीन मर्जी, चॉइस, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगी, आप चॉइस लेते नहीं प्रोडक्शन कम करें तो कम हो जाएगी, आप चॉइस लेते हैं प्रोडक्शन करनी नहीं तो जीरो हो जाएगी। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट एक ही जैसी चीज है। तो तू घड़ी पे टाइम देख के तो नहीं सवाल कर रहा कि जरा जब दूसरे सारे सरेंडर कर दें तो फिर मैं करूं ताकि टाइम थोड़ा बढ़े। क्या कंफ्यूज कर रहा है मेरे चांद? सेमी वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट विद वॉल्यूम बिकॉज ऑफ ए वेरिएबल एलिमेंट। चेंज इन सेम डायरेक्शन एंड प्रोपोर्शन विद द चेंज इन आउटपुट। देखिए जब आप कहते हैं ना सेम प्रोपोर्शन, डायरेक्ट हो गई। डायरेक्ट का मतलब है कि अगर आपने 0 यूनिट प्रोड्यूस किया तो ये 0 होनी चाहिए। तो क्या सेमी वेरिएबल 0 यूनिट पे 0 होती है? हाँ नहीं होती ना। तो सी डू नॉट चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट बिकॉज ऑफ इट्स वेरिएबल कंपोनेंट। वेरिएबल कंपोनेंट की वजह से तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होती है। समझ में आ गई? गुड गुड गुड। दुरूद शरीफ पढ़ो जी। अल्लाह अच्छा सच सच बताना, आपके आप में से किस किस के दिल में आ रही है या अल्लाह लेक्चर खत्म ही हो जाए। मैं आई नो इस मामले में आप कितने सच्चे हैं माशाल्लाह। ये कुछ रमज़ान की भी बरकत हैं। अल्लाह ताला करे कि ऐसे ही हम हर मामले में सच्चे और सीधे। अच्छा एक बात की जाती है, चलो एक बात आपसे शेयर करूं। अच्छा ये एक बात मशहूर है, मिसल मशहूर है, सच हमेशा कड़वा होता है। तो इट मीन्स आपने बड़ी कोड़ी बात की है। अब कड़वी बात तो फिर मुझे अच्छी नहीं लगेगी, तो क्या मुझे माननी चाहिए? अच्छा लिसन जो मैं समझाना चाह रहा हूं, लिसन। अब इसको हमेशा याद रखना है। ये इस किस्म की जो दकियानूसी किस्म की ये कोटेशंस हैं, ये बिल्कुल बेकार हैं। देखो सच कभी कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज उसको कड़वा बना देता है। वरना आप मुझे बताओ, कायनात की सबसे सच्ची हस्ती एक कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता कभी कोई झूठ सोचा भी जा सके। तो नाउज़ुबिल्लाह क्या ये कहा जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा कड़वी बातें की? अगर सच हमेशा ही कड़वा होता है तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमेशा सच बोला नाउज़ुबिल्लाह वो कड़वा बोला? नहीं, सच बोलने का अंदाज इतना खूबसूरत होता था कि हर आदमी उसको दिलो जान से एक्सेप्ट करता था। लेकिन सच बोल के अगर आप किसी की इज्जत उछालना चाहें और उसको डिसग्रेस करना चाहें तो आदमी कभी भी, अल्लाह ने फरमाया वलकद करमना बनी आदम, हमने इंसान को इकराम, इज्जत वाला पैदा, वो अपनी इज्जत को पसंद करता है। अगर आप उसकी इज्जत को डिसग्रेस करेंगे तो डेफिनेटली वो रिएक्ट करेगा, उसको वो बात अच्छी नहीं लगेगी। तो सच बोलना कड़वा हरगिज नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया असिद्क़ु युंजी, सिद्क, सच हमेशा निजात देगा। वल किज़्बु युहलिक, और झूठ हलाक करेगा। आज हम झूठ में निजात समझते हैं, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी की बात को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये बात अब आपने जहन में रखनी है, सच कभी कड़वा नहीं होता, उसको बोलने का अंदाज उसको कड़वा बना रहा होता है। अगर आप दूसरों की इज्जत, तकरीम, तहरीम, रिस्पेक्ट, ग्रेस, डिग्निटी को सामने रख के सच करेंगे और उसको आप डिसग्रेस और डिसगस्टफुल फीलिंग नहीं देंगे तो आपके सच को एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं।
तो लिहाजा आज से ये बात जहनों से निकल जाए कि सच तो अच्छा है, सच तो मीठा है, ऐसे सच मत बोलो कि दूसरे को कड़वा लगे। तो लिहाजा सच बोलने का अंदाज बड़ा है। जी मेरा अजीज़ कोई यहाँ से कुछ पूछना चाह रहा था। आप लोग बड़ी अक्लमंदी से आखिरी 15 मिनट गुजार रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। ईमान जो है ना, क्लास के एंड पे ईमान ऐसे अच्छा लगता है कि बंदा एंड तो बड़ा मोमिन ही कोई नहीं, भावे नीचे जाके मुझे यही कह दे सर बिस्मिल्लाह पढ़े मुझे काम है। नहीं, आपका अंदाज भी बड़ा अच्छा है। आई लाइक दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूश। अच्छा ये मुझे बताओ, वैसे मुझे पता है आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, मैं एहतियातन पूछ रहा हूँ कि ये जो आपके 5-10 मिनट ज़ाया होंगे इससे आपको बड़ा स्वाब मिलेगा। चलो मैं स्वाब की बात कर रहा हूँ। इससे आप अपने आप के साथ बड़ी सिंसियरिटी को शो करोगे। सर वी आर द मोस्ट सिंसियर विद आवर सेल्फ। इज इट ए साइन ऑफ सिंसियरिटी विद योर सेल्फ? तो खराबी किस में है? हम में। तो उसको ठीक करो ना। तो माय डियर्स, यू आर इन अ रफ एंड टफ प्रोफेशन। यू हैव टू बी इक्वली टफ। तो अपने जज्बात पे थोड़ा सा काबू रखते हुए अपनी एंड्योरेंस, मैंने आपको बताया था कि कुरान पाक की एक सूरत है कि जिसके अलावा और कोई सूरत भी ना होती तो इंसान की कामयाबी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव डेमोन्स्ट्रेशन, सूरह असर। उसमें आखिर में जाके अल्लाह ने कहा कामयाबी लेते 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 आखिर में जाके सब्र लूज ना करना। इट्स एंडेड विद सब्र। So if you want to be successful, then don't lose your patience, and eventually you will be tested by the end of your session. It's human nature, भाई human nature। हर बंदा ना पेशेंस लूज करना शुरू हो जाता है। क्लास में भी होगा। आप कभी जाओ ना, मिसाल के तौर पे मैं तो तबलीग में बड़े लंबे लंबे अरसे के लिए अल्लाह ने भेजा, कभी एक दिन के लिए जाएं तो एक दिन का आखिर भी ऐसा ही होता है, वो यार फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो। 3 दिन के लिए जाएं तो 3 दिन का आखिर भी ऐसा, फटाफट करो, वापसी वापसी वापसी। 4 महीने चले जाओ, 7 महीने चले जाओ, साल पूरा लंघ जाएगा, पूरा साल आदमी गुजार देगा पे। लेकिन जब आखिरी वक्त आएगा ना, आदमी को होगा वो पर लगे और मैं सीधा ही कार की ममटी पे लैंड करूं। तो इट हैपन्स, इट हैपन्स। अब ये देखो ना, 1.5 घंटे का सेशन है, अगर ये 2.5 घंटे का होता है ना तो इस वक्त आपने बड़ा पीसफुली कामफुली, क्योंकि माइंड इज ट्यून्ड अप, माइंड इज ट्यून्ड अप। लेकिन 2.5 घंटे के जो आखिरी 10 मिनट होने थे, 5 मिनट, सेम आपकी फीलिंग्स हो रही होनी थी। सो वी हैव टू कंट्रोल, वी हैव टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी, एंड इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अपॉर्चुनिटी टू डू इट। इन्वेंटरी वैल्यूएशन, क्लास के अंदर मेरी सबसे बड़ी तबलीग यही है, अगर आई एम डूइंग इट जस्टफुली इट इज माई तबलीग, और इफ आई एम डूइंग इट wrongfully there is no use of such kind of unethical tabligh. It is unethical. So you want me to be unethical? Never ever. बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ओए बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर शोर बांध दो। मुझे पता नहीं है, आप इतना मुस्कुरा के बात कर रहे हैं जैसे मेरे नॉलेज में इजाफा हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम जो सादी सी बात करूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, इस कॉन्सेप्ट को समझेगा। ये आप कॉस्ट के मेजर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कौन कौन से ज़रा मुझे बताओ? 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट: डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ठीक, ओवरहेड्स। ये हमारा जो अब 2 चैप्टर्स आएंगे, जिसमें से एक सवाल 20 नंबर तक का एन मुमकिन है। मोस्ट प्रोबेबली 20 मार्क्स क्वेश्चन इज लाइकली टू बी टेस्टेड, एटलीस्ट 15 इंशाल्लाह। वो होगा डायरेक्ट मटेरियल के मुतालिक, डायरेक्ट मटेरियल के मुतालिक। अच्छा,
हमें अब मैं आपसे पूछूं डिफाइन डायरेक्ट मटेरियल या डिफाइन मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या डिफाइन करोगे? द मेजर इंग्रेडिएंट और द कंपोनेंट ऑफ ए फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट का जो मेजर कंपोनेंट है, एक अंग्रेजी का लफ्ज यूज होता है इनएविटेबल। क्या मतलब होता है? नागुजीर, जिसके बगैर ये काम ही नहीं हो सकता। इट इज इनएविटेबल पार्ट और द कंपोनेंट ऑफ ए फिनिश गुड, इट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। ठीक होगी बात? व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट? बिकॉज द चेंज ऑफ प्रपोर्शन ऑफ चेंज इज डायरेक्ट। 1 यूनिट पे 10,000 का, 2 यूनिट पे 20,000 का, 3 यूनिट पे 30,000 का, तो डायरेक्ट मटेरियल। तो लिहाजा अब ये जो हमारे 2 चैप्टर्स आ रहे हैं ना, ये कौन से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं भाई मटेरियल के। अब एक चीज बस करके बात खत्म हो गई। जब भी आपको, अब हमने कौन सी इंडस्ट्री सिलेक्ट की हुई है? बाय द वे हमने कहा 3 तरह की इंडस्ट्री है। एक ट्रेडिंग, जरा ऊंची बोलो, ट्रेडिंग, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग, तीसरी सर्विस। हमने कहा था सब्सटेंशियली योर कोर्स इज कंप्राइज्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब ये मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, इट मींस यू हैव टू बाय रॉ मटेरियल and then you will apply some labor and overheads to finish it। अब इसको फिनिश प्रोडक्ट करने के लिए तो रॉ मटेरियल का सबसे पहला सबक ये होगा कि आपको रॉ मटेरियल बाई करना है। जब आपने रॉ मटेरियल बाई करना है तो ये किसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट लिख ले रहा हूँ। मिसाल के तौर पे सबसे पहले एक चीज़ होगी रिक्विजिशन, मटीरियल रिक्विजिशन। इसको परचेज नहीं भी कहें, इसको कहें मटीरियल रिक्विजिशन। भाई मटीरियल चाहिए, रिक्विजिशन मीन रिक्वायर्ड। अच्छा ये बताओ, ये रिक्विजिशन कौन सा डिपार्टमेंट देगा? डिपार्टमेंट फ्रॉम लिखने लगा हूं, आपने जरा मेरे साथ रहना। डिपार्टमेंट टू, यानी कहां से ये डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, किस डिपार्टमेंट को जाएगा। अब ये मटीरियल रिक्विजिशन, भाई हमें मटीरियल चाहिए, ये कौन सा रिक्वायर कर रहा होगा डिपार्टमेंट? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा कहां से ये किसको कहेगा मुझे मटेरियल चाहिए, मुझे मटेरियल दो? स्टोर वालों को कहेगा, वेयर हाउस वालों को कहेगा, प्रोडक्शन वाला भाई मुझे मटेरियल चाहिए। ठीक, ये कहेगा स्टोर्स को या वेयर हाउस को। ठीक, फिर मटेरियल रिक्विजिशन, ये स्टोर वाला ये कहेगा मटेरियल परचेज रिक्विजिशन। मटेरियल रिक्विजिशन और है, मटेरियल रिक्विजिशन प्रोडक्शन वाला करता है, वो स्टोर को कहता है भाई मुझे मटेरियल इशू करो, आई रिक्वायर, मुझे मटेरियल इशू करो। अब परचेज करना स्टोर का काम नहीं है। अगर तो डिपार्टमेंट में होगा वो सीधा इसको दे देगा, अगर नहीं होगा तो ये इन्वॉल्व करेगा किसको? ये इन्वॉल्व करेगा परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करेगा, सॉरी स्टोर्स भेजेगा, स्टोर या वेयरहाउस किसको भेजेगा? परचेज डिपार्टमेंट वालों को। ठीक, फिर ये परचेज डिपार्टमेंट वाले देंगे परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर स्टोर वाले नहीं देंगे भाई। परचेज ऑर्डर कौन देंगे? ये डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज आर ऑल डॉक्यूमेंट्स। ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं रिक्विजिशन से परचेजिंग तक। तो मटेरियल रिक्विजिशन जनरेटेड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेंट टू स्टोर्स। परचेज रिक्विजिशन जनरेटेड बाय स्टोर्स एंड सेंट टू परचेज। परचेज ऑर्डर sent by purchase department to whom? supplier, जिससे आपने परचेज करनी है, सप्लायर। इसको ऑर्डर मिलेगा तो ये आपको चीजें भेज देगा। इसको हम कहते हैं गुड्स डिस्पैच। डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, गुड्स डिस्पैच नोट, GDN, गुड्स डिस्पैच नोट। ये डिस्पैच कौन कर रहा होगा? सप्लायर। ये सप्लायर डिस्पैच कर रहा होगा। अच्छा किसको भेजेगा?
स्टोर्स को। परचेज डिपार्टमेंट में तो सिर्फ एक कार्रवाई करनी है ना, माल तो स्टोर्स में जाना है, तो ये जाएगा स्टोर्स को। अच्छा, जब गुड्स डिस्पैच हो जाएंगी तो स्टोर इसको रिसीव करेगा, तो स्टोर यहां पे एक डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा, गुड्स रिसीट नोट, गुड्स रिसीट नोट, GRN। कौन करेगा भाई? स्टोर्स। किसको? बिल्कुल ठीक, स्टोर GR। भाई मुझे चीजें मिल गई, किसको? परचेज को नहीं कहेगा, सप्लायर को कहेगा, बहुत शुक्रिया आपकी चीजें मिल गई, सप्लायर। ठीक। अच्छा, ये चीजें मिल गई तो अब किसके लिए खरीदी थी? प्रोडक्शन के लिए। तो ये प्रोडक्शन को अब गुड्स डिस्पैच कर देगा, ये मटेरियल वाला। अच्छा, ये डायग्राम आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, ये चैप्टर बुक आप देखेंगे ना, ये बुक का चैप्टर नंबर 2 है, एज इट इज है। ठीक। ये वाली डायग्राम मैं बना रहा हूं, जब आप बुक लेंगे तो उसमें से देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये क्या करेगा? स्टोर में चीजें आ गई, एक तो इसने ये डॉक्यूमेंट भेजा, डॉक्यूमेंट, चीजें मिल गई आपकी, और चीजें किसको भेजेगा? प्रोडक्शन को। क्या उसमें जो ये नोट इशू करेगा, ये कहेंगे गुड्स इशूड नोट या मटेरियल, चलो मटेरियल इशूड नोट, मटेरियल ही खरीदा था ना, मटेरियल इशूड नोट। तो मटेरियल किसको इशू करना है इसने? प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन, हाँ सॉरी, ये 2 फ्रॉम हो रहा है। स्टोर इशू करेगा, वेरी नाइस, किसको? प्रोडक्शन को। लो जनाब, ये आपका प्रोडक्शन वालों ने डिमांड की थी, डिमांड पूरी हो गई? इज इट ओके? ये 3-4 नंबर का सवाल ये भी आ सकता है कि कैसे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह फ्लो करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स किस डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट को जाते हैं। मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। आखिरी में जल्दी जल्दी शुरू करो। सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर किया जाएगा, कौन रिक्वायर? रिक्विजिशन, कौन? प्रोडक्शन। किसको? स्टोर्स को। स्टोर के पास माल नहीं है, वो क्या करेगा? वो परचेज रिक्विजिशन भेजेगा, भाई मुझे रिक्वायर है, परचेज करके दो। कौन भेजेगा? किसको भेजेगा? परचेज वाला क्या करेगा? वो परचेज ऑर्डर जनरेट करेगा। कौन यहां पे करेगा? किसको करेगा? सप्लायर आगे क्या करेगा? गुड्स डिस्पैच करेगा। और डॉक्यूमेंट कौन सा है? गुड्स डिस्पैच नोट। कौन करेगा? किसको भेजेगा? स्टोर। स्टोर आगे क्या करेगा? गुड्स रिसीट नोट। कौन करेगा? किसको भेजेगा? सप्लायर। आखिर में स्टोर क्या करेगा? मटेरियल को इशू कर देगा, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। डॉक्यूमेंट जनरेटेड फ्रॉम स्टोर्स एंड टू प्रोडक्शन, starts from here and here. Is it okay? फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या आएगा? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये जो परचेज डिपार्टमेंट है ना, ये मेन डॉक्यूमेंट होता है। क्रॉस चेक करने के लिए, कंट्रोल के लिए ये डॉक्यूमेंट है। उसके लिए 2 डॉक्यूमेंट है। परचेज इनवॉइस दे दें, वो फाइनेंस वाला रिकॉर्ड कर लेगा। सही कहा आपने। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे कंट्रोल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं। फाइनेंस के लिए जो एंट्री पढ़नी है वो इधर से पढ़नी है जी। एनीथिंग एल्स? एक आधा मिनट लगा के इसको अपने ज़हनों में हिफ्ज़ कर लो, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल समझा जाता है। कि आपकी बुक से देखोगे तो हवा लगेगा आपको। सबसे पहले विच डॉक्यूमेंट इज टू बी जनरेटेड? ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। मटीरियल रिक्विजिशन फ्रॉम टू, गुड शॉट। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम टू, नेक्स्ट टू। मार खा गए, रट्टार वाले सही नहीं होता। अच्छा नहीं, ठीक कहा तुमने, सॉरी मैं मार खा गया। परचेज टू, देन फ्रॉम टू, गुड, शाबाश। आमन्तु बिल्लाहि सदक।